की हुंकार, विपक्ष पर चुन चुन कर वार, एक बंदा सब पर भारी, मोदी फिर करेंगे मुमकिन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आपको हमेशा बताता हूं खबरों में रहने वाले उन टॉपिक की डिटेल जिनके बारे में जिज्ञासा भी होती है और जिनके बारे में जानना जरूरी भी होता है। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं कहा जाता और मोदी और शाह की जोड़ी को आज के दौर के चाणक्य और आज के दौर के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ होने का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता यूं ही इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। ये सारी बातें हम मोदी की तारीफ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में डिजिटल संबोधन, डिजिटल रैली का जो नाम दिया था, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री को सुना डिजिटली प्लेटफॉर्म पर और लाइव ऑडियंस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता मौजूद। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के उसी मैजिक जिसको हमने विदेशी दौरों पर देखा है, उसकी असल वजह उनके राजनीतिक पहलू और अपने विरोधियों को छकाने वाला एक एक अंदाज अच्छी तरह से डिकोड करके आपके सामने हम रखने वाले। चलिए सबसे पहले आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसको लेकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं हुआ क्या। तारीख 27 जून, स्थान था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मौका था मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम का भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यक्रम। विश्व का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी जो खुद के होने का दावा करती है, उसके मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के मंच पर जब मोदी पहुंचे तो वैसे ही ऊर्जा एक अगले स्तर पर थी। इसकी पहली वजह हाल ही में प्रधानमंत्री का अमेरिका और मिस्र का दौरा, वहां मिले रिस्पॉन्स से गदगद स्वयं प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और देशवासियों की गर्व की अनुभूति। ये सब कुछ प्रधानमंत्री के जेस्चर में, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस के साथ उनके चेहरे पर तेज के तौर पर चमकता देखा। दूसरी बात, एक साथ एक मंच पर 10 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटली रैली में जुड़ना और मोदी को सुनना, यह सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इसमें एक चीज डिकोड करने की रही, पीछे की बात रही। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर यह आरोप लगता है कि वो मोनोलॉग करते हैं, मतलब जो उनको कहना होता है वही कहते हैं। मन की बात पर प्रहार इसी का एक उदाहरण है। लेकिन आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और एक डायलॉग था जिसमें कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछे, जवाब दिए प्रधानमंत्री ने। लेकिन सवाल भी वही जो भारतीय जनता पार्टी को कहना था, उसी से जुड़े हुए, और जवाब तो निश्चित तौर पर वही थे जो आंसर करना चाहते थे, जो वो देश को बताना चाहते थे। आयोजन पूरी तरह से कामयाब रहा। भारी बारिश की चेतावनी के बीच में, भोपाल में भारी इंतजाम के बीच में जो कुछ भी आज हमने देखा वो अविस्मरणीय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के संबोधन ने और इस डिजिटल रैली ने रिचार्ज किया। और आज की रिचार्ज की भाषा में कहें तो एक जंबो रिचार्ज था, ईयरली रिचार्ज था। चुनावी दृष्टि से देखें तो 2023 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान में और 5 राज्यों में चुनाव होने, तो इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी को तैयार किया, खासतौर से हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और 2024 के चुनाव की तैयारी साफ तौर पर इस मंच पर शंखनाद के तौर पर प्रधानमंत्री ने की। दूसरा बड़ा पॉइंट, जिस तरह कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, उससे कहीं ज्यादा विरोधियों को चुन चुनकर उन मुद्दों के ऊपर घेरा और जवाब दिया जिस पर या तो बीजेपी के प्रश्न उठाए जाते हैं या फिर बीजेपी को घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा। सबसे पहला मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी को अक्सर जो अल्पसंख्यक हैं और खास तौर पर मुस्लिम वर्ग हैं उसका विरोधी होने का टैग लगाने की कोशिश की जाती। प्रधानमंत्री ने आज उस पर जमकर चोट की। उन्होंने कहा हमने सरकार में आते ही 3 तलाक के मुद्दे को एड्रेस किया, कानून बनाकर इसे दूर किया, जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने इस पर किया केवल तुष्टीकरण। उन्होंने इस पूरे मसले पर कभी भी इसे धर्म से जोड़कर हल होने नहीं दिया। जबकि आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कार्यकर्ताओं के जरिए अपने विरोधियों को यह बताया कि दरअसल 3 तलाक धर्म से जुड़ा ही नहीं है। अगर ये धर्म से जुड़ा होता तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया और तमाम मुस्लिम कंट्रीज में इसको पहले हटा ना दिया गया होता।
ये कहकर उन्होंने एक तरह से कड़ा और तगड़ा प्रहार किया है उस सोच पर जो ये मानते हैं कि 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कोई भी कदम उठाकर प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल मुस्लिम वर्ग को परेशान किया। ये जवाब उनका था। पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया प्रधानमंत्री ने, वो भी मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि पश्मिंदा मुस्लिमों का एक ऐसा वर्ग है जिसको परेशान करने में समाज के किसी वर्ग ने और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ग के बड़े नेताओं ने जो इस पर सियासत करते हैं या जिन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, उन्होंने इशारा कांग्रेस और पिछली सरकारों की तरफ रहा जो संगठन के तौर पर चलती रही, उन सब पर चोट करते हुए कहा कि पश्मिंदा मुस्लिमों का मसला कभी भी किसी ने हल नहीं किया, उनको वोट दे दे करके केवल पार्टियों का भला हुआ है, उनकी सरकार चलाने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये वर्ग परेशान था, दबा कुचला शोषित रहा, ये यही रहा है। अब ये पश्मिंदा मुसलमान कौन है? ये देश में मुस्लिमों का एक ऐसा वर्ग है जो ST/SC वर्ग के अंतर्गत आते हैं और तमाम ऐसे काम समाज में करते हैं जो आज भी उन्नत श्रेणी के नहीं माने जाते। लेकिन फिलहाल इनका मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री ने एक अलग साइड दिखाने की कोशिश की। एक और बात जो ध्यान देने की है, अमेरिकी संसद में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वहां भी एक मुद्दा उठा था कि क्या भारत में लोकतंत्र को लेकर, अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये को लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत जो विपक्ष करता उसमें सच्चाई है? इसका जवाब भी इस मंच पर दिया कि उनके एजेंडे में, यानी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंडे में मुस्लिमों का हित, चाहे वो 3 तलाक से रिलेटेड यानी महिलाओं का हक हो, वो भी है,
और पश्मीना मुसलमानों का मसला ये भी है। इन दोनों के द्वारा प्रधानमंत्री ने जवाब देने की कोशिश की है। तो मुस्लिमों के मसले पर अच्छी तरह से बीजेपी का पक्ष प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोधियों और देश के समक्ष रखा है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। अब आते हैं चौथे सबसे बड़े मसले पर, और वो है परिवारवाद। परिवारवाद के मसले पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पहले भी कांग्रेस को जमकर घेरती रही, लेकिन आज कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारे दलों को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप गांधी परिवार को पोषित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शरद पवार, उनकी बेटी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एनसीपी को वोट कर दीजिए। अगर आप इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सपा को वोट दीजिए। लेकिन अगर आप देश में अपनी खुद की सरकार को काम करते हुए देखना चाहते हैं, खुद का और अगली पीढ़ी का अपने विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो आपको बीजेपी को चुनना पड़ेगा। तो परिवारवाद पर तगड़ा जवाब भी और हमला भी। ये सारी बातें कार्यकर्ताओं के सामने थीं, तो जाहिर सी बात है ग्रास रूट लेवल तक नीचे जाएंगी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए।
आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। छठवीं बात जो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ साफ नजर आई कि उन्होंने अपने संगठन की शक्ति को आगे बढ़ाने का काम बहुत अच्छी तरीके से किया। जैसा हमने कहा, एक जंबो रिचार्ज किया उन्होंने। इस आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश के संगठन की, जो देश में सबसे अच्छा और मजबूत संगठन माना जाता है, उसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दरअसल यहां जिस तरह का आयोजन हुआ है शायद पूरी दुनिया में ऐसा हुआ होगा कि इतने लाखों कार्यकर्ता एक साथ ऑर्गेनाइज वे में किसी मंच पर बैठकर इस तरह का भाषण सुन रहे हों और इस तरह संवाद कर रहे हों। तो ये और एक संकेत मोदी ने दिया कि विश्व का सबसे बड़ा दल अब मोस्ट ऑर्गेनाइज और आज की टेक्निक के मुताबिक काम करने वाला दल भी बन चुका है। की सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। और मैं नड्डा जी का, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, राज्यों के भाजपा के नेतृत्व का, मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए, क्योंकि आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। सातवां सबसे बड़ा मसला जो विपक्ष की पिछले दिनों बिहार में पटना में हुई मीटिंग थी, इसको लेकर बीजेपी का हमने बाकी लोगों का रिएक्शन तो सुना, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे चोट करते हुए कहा कि देश में विपक्ष एकजुट हो रहा है,
लेकिन इस विपक्षी एकजुटता के पीछे अगर कुछ है तो वो केवल और केवल सत्ता की लोलुपता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का एकजुट होना वो उनके निजी स्वार्थ हैं, वो उनके अपने परिवारों को पोषित करने वाला है, न कि आपका या देश का भला करने वाला। ये कहकर उन्होंने जमकर चोट की है परिवारवाद पर भी, विपक्षी एकता पर भी। उन्होंने नेशनल कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना, इसके साथ साथ तमाम उन लोगों का जिक्र किया है जिन सब ने देश को बीजेपी के मुताबिक पीछे धकेलने का काम किया या बड़े और सीरियस इश्यूज पर सही वक्त पर सही स्टैंड नहीं लिया। मुझे लगता है आपको भारी गुस्सा है ऐसे लोगों पर। देखिए, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। अच्छा, आपको याद होगा, जरा मैं पुरानी बात याद कराता हूं। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है। देखा है ना? याद है ना? 2014 के हालात क्या थे, याद है ना? 2019 का हाल क्या थे, वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। दो 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। एक बड़ी चोट प्रधानमंत्री ने की है कि विपक्षी एकता दरअसल और कुछ नहीं, केवल एक छलावा है। अगर आप सबके घोटालों को मिला दें तो लाखों करोड़ का घोटाला इसमें शामिल होगा। और जहां लाखों करोड़ का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अकेले कांग्रेस का घोटाला कितने लाख करोड़ का है और बाकी के दल जो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं विपक्षी एकता में, अगर आप उन सब के घोटालों को मिला दें तो यह पूरा आंकड़ा मिलाकर के 20 लाख करोड़ के आसपास का ठहरता है। तो अगर आप 20 लाख करोड़ के घोटाला करने वालों को सत्ता सौंपना चाहते हैं तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या देश को आप दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस पार्टी, चूंकि आयोजन मध्य प्रदेश में था और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 5 गारंटी दी हैं और कर्नाटक में उसका यह हिट फॉर्मूला बताया जाता है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने सीधी चोट की। उन्होंने कहा कि साहब, कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी दे रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी दरअसल एक बात की
100% गारंटी ले सकती है और वो है भ्रष्टाचार। अगर आप भ्रष्टाचारियों को सरकार में देखना चाहते हैं तो आपको जरूर कांग्रेस पार्टी को चुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचारियों की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी गारंटी है कि चुन चुनकर वे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक साथ दो निशाने, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख और तमाम केंद्रीय एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, उनको डिफेंड करने का काम कैसे कार्यकर्ता करें यह भी बताया। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की गारंटियां छलावा हैं, दिखावा हैं, एक्चुअल वो भ्रष्टाचार पर्दे के पीछे से करते हैं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। नौवां सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको आज के डिजिटल अपनी फोर्स को बताते हुए प्रधानमंत्री नजर आए वो था यूसीसी का मुद्दा, जिस पर हम पहले भी एक लंबा वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं पाया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि एक देश में एक संविधान के साथ एक कानून होना चाहिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दरअसल यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। क्या पूरे देश में सबके लिए कानून अलग अलग होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर इसमें इतनी दिक्कत क्यों है विपक्ष को इसे स्वीकार करने में? विपक्ष इसमें भ्रम फैला रहा है और सच्ची बात बताएगी भारतीय जनता पार्टी, यह कहकर उन्होंने इस पर सीधे तौर पर एक माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि आप यूसीसी पर तैयारी करके आम लोगों के बीच में जाएं और उनको अच्छी तरह से बताएं कि दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड
देश की सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, देश के संविधान की मंशा है, देश के कर्तव्यों में सबसे प्रमुख कर्तव्य है और मूल अधिकारों के तहत शामिल एक बात है। इसीलिए इस पर माहौल बनाना बहुत जरूरी है। यानी 24 का यूसी से एक बड़ा मुद्दा होगा, इतनी बात तय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दसवीं और अंतिम बात, जो आज की डिजिटल आर्मी को बताते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं या जो अपने विरोधियों को कहते नजर आए, वो है महंगाई का मुद्दा। महंगाई के मुद्दे पर समूचा विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जम जम कर रहकर भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को घेरती आई कि आपके उस वायदे का क्या हुआ, आपने महंगाई कम करने को कहा। तो आज प्रधानमंत्री ने इसमें जो तर्क दिया, विपक्ष इससे कतई सहमत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है 100 रुपए से कम पेट्रोल के दाम प्रति लीटर के वहां चल रहे हैं। इस पर असहमति हो सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और कोट की कि दरअसल पूरे विश्व में आसपास के देशों में अगर आप महंगाई के आंकड़े देखें और अपने देश की स्थिति देखें तो आपको समझ में आएगा कि आज सारी दुनिया भारत में इतनी उम्मीदों भरी नजरों से क्यों देख रही। यहां की युवा शक्ति के साथ साथ यहां की अर्थव्यवस्था और स्थिर सरकार, ये यहां का आधार है विकास का, और इसीलिए एक माहौल सारी दुनिया में पॉजिटिव दिखता है भारत को लेकर के। ये कहकर उन्होंने विपक्ष के महंगाई वाले वार को पूरी तरीके से मोथला करने की कोशिश की। आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। लेकिन क्या इन 10 बिंदुओं पर अब कार्यकर्ता उसी अंदाज में नीचे तक बात ले जा पाएंगे? क्या इतनी बड़ी डिजिटल आर्मी के बीच में दिया गया यह संबोधन वाकई में जंबो रिचार्ज के तौर पर काम करेगा? 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और फिर उसके बाद 24 में देश में मोदी की सरकार बना पाएगा? इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का भी रहा है, लेकिन इस मुद्दे से इतर वो सारे मुद्दे जो बीजेपी के खिलाफ यूज किए जाते थे, उन पर खुलकर स्ट्रेट सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को जवाब देने की ट्रेनिंग देना, यह दिखा है। डायलॉग की मंशा दिखाई पड़ी है और सबसे बड़े दल की सबसे बड़ी तैयारी का एक व्यू आज दिखा है। कुछ और बातें जो इस पूरे मसले को लेकर उठी हैं, उन पर हम फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल ये जानकारी अगर आपके काम की है तो आप तमाम साथियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।